इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे प्रैक्टिस 9। इसमें ऊटियों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखें। तो इसमें देखो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर मैंने यहाँ पर रखा है प्रिंट करके। तो इसमें देखो, इसमें बोला गया है पहले नंबर की विकल्प है, यदि द्विघात समीकरण, समीकरण तो नहीं है, बहुपद है, यदि द्विघात बहुपद, यानी क्या कहना चाह रहे हैं वो कि यदि द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मतलब अल्फा इंटू बीटा, और इसका सूत्र क्या होता है, माइनस सी अपॉन में ए, यानी कि अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखेंगे अचर पद कौन है, माइनस के 6, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 6। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 चल रहा है तो यहाँ लिख देंगे 1। अब भाग देंगे 1 का 6 में तो कितना आ जाएगा, माइनस के 6। तो इस वाले की -6 सही है ऑप्शन। अगला देखें, आगे बोल रहे हैं कि दो संख्याएं ए और बी, ए है और एक बी है, इस प्रकार है कि ए का गुणा बी में करने पर 1000 आता है और एलसीएम ए और बी का आता है 200। तो एचसीएफ ज्ञात करना है ए इंटू बी का, मतलब ए कोमा बी का। तो ए और बी यदि दो संख्याएं और उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है तो इसके लिए एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ देखो, ये तो आपको दिया गया, इसकी वैल्यू दी गई है 1000 तो यहाँ लिख देंगे 1000, इसकी वैल्यू दी गई है 200 तो यहाँ लिख देंगे 200। बराबर में क्या चल रहा है, एच बराबर इंटू, मतलब इंटू में एचसीएफ चल रहा है। तो ये दो गुणा में 200 इधर आएंगे, गायब हो जाएंगे भाग में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1000 डिवाइड बाई 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 10 में देंगे कितना आ जाएगा 5। और बराबर में यहाँ क्या है, एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसमें देखो 5 सही होगा ये, ठीक। आगे देखें, बोल रहे हैं कि एपी 4 7 10 का कौन सा पद 28 है। तो जब भी सवालों में ये आ जाए, एपी वाले सवालों में कि कौन सा पद 28 है, कौन सा पद 73 है, कौन सा पद 81, मतलब कौन सा शब्द आ जाए, तो आप क्या करेंगे, जिस शब्द की पूछ रहे हैं भी कौन सा शब्द है उसको एनवा पद मान लेंगे। तो यहाँ कौन सा पद 28 है तो हम कह देंगे माना कि एनवा पद 28, तो ए एन बराबर कितना मान लिया 28, ठीक। अब ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी, और बराबर में कितना चल रहा है 28। अब देखो यहाँ इसमें ए की वैल्यू कितनी चल रही है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 प्लस एन माइनस 1, डी का मान भी यहाँ देखो 7 से 10 पे गए, यानी 4 से 7 पे आए 3 बढ़ गए, अब 7 से 10 पे गए फिर से 3 बढ़ गए, तो यहाँ डी का मान 3 चल रहा है प्लस के, तो यहाँ लिख देंगे प्लस के 3, बराबर में कितना 28। अब देखो ये 4 प्लस के इधर भेजेंगे, काय हो जाएंगे माइनस के, तो आ जाएंगे 28 में से 4 माइनस करेंगे 24, बराबर में यहाँ क्या बचेगा एन माइनस 1 गुणा में 3, 3 गुणा में इधर आएंगे काय हो जाएंगे भाग में, तो 24 बटे में 3, और यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1, 3 का भाग दे दें 3 24, यहाँ आ जाएगा एन माइनस 1 बराबर 0 बराबर 8। ये माइनस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस कर देंगे, एन का मान कितना आ जाएगा 9, यानी कि हमें पता चल गया कि 9 नंबर का जो पद है वो कितना है 28, ठीक। आगे देखें, अगले में बोला गया है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, यानी कि जब ये स्थिति बनती है तो इन रैखिक समीकरणों का हल जो है वो कैसा होगा। तो देखो तीनों बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरणों का जो हल होता है वो अनंत होता है। बहुत सारे हल होते हैं, एक हल नहीं होता कोई, ठीक है, अगर तीनों अनुपात बराबर हो तो। आगे देखिए, यदि द्विघात समीकरण है, ठीक, और इसमें मूल कैसे हैं बराबर, तो जब द्विघात समीकरण ऐसा हो इस टाइप का और इसके मूल बराबर हो तो विभक्तकर जो है वो 0 होता है, तो विभक्तकर यहाँ क्या आ जाएगा 0 ही। आगे देखिए, सारवंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखो सारवंतर हमने तुम्हें बताया है अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद यदि -5 मानेंगे तो माइनस इससे पहले वाला पद कितना होगा -3, तो यहाँ लिख देंगे -3। सॉल्व कर लो, -5 वैसे की वैसे, इस माइनस का इसमें गुणा होगा प्लस के 3 आ जाएंगे, और 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे -2, तो यहाँ पर -2 सही है, ठीक। इस तरीके से ये विकल्प सॉल्व होते हैं। आगे देखें, रिक्त स्थान की पूर्ति, इसमें बोला गया है एक द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक
अगर द्विघात बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्यक होंगे 2, अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्यक 3 होती है। जितनी घात होती है उतनी ही शून्यक होती है, तो यहाँ द्विघात है तो 2 है। आगे देखें, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उन गुणनखंडों के क्रम के बिना, या कम नहीं है क्रम है, मिसप्रिंटिंग हो गई है, क्रम को छोड़ते हुए कैसा होता है, अद्वितीय होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का स्टेटमेंट है अध्याय 1 की। तो यहाँ पर उसमें बताया गया है कि कोई भी भाज्य संख्या होती है उसका जो गुणनखंडन होता है वो उसको क्रम के बिना छोड़ दे तो वो अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अद्वितीय। क्रम को छोड़कर कैसा होता है, अद्वितीय, अद्वितीय होता है, ध्यान रखें। जैसे हम तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, जैसे मान लो ये 20 है, अगर हम 20 के गुणनखंड करें तो ये बनेगा, और इसे थोड़ा और सॉल्व कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 गुणा में 5। अब ये जो गुणनखंडन है 20 का, क्या ये किसी दूसरी संख्या का हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ, आप ऐसे कह सकते हो कि 5 गुणा 2 की पावर 2 हो सकता है। तो इसमें पहले से ही बोल दिया है कि क्रम को छोड़कर, मतलब क्रम को ध्यान में ना रखे हुए ऐसा किसी में गुणनखंड होगा ही नहीं, तो ये अद्वितीय माना जाएगा, इसीलिए अद्वितीय। आगे देखें, ठीक। और नहीं तो आप स्टेटमेंट सीधा याद रखें कि कोई भी भाज्य संख्या होती है उसका जो गुणनखंडन होता है वो अद्वितीय होता है, अगर उसको क्रम में ध्यान में ना, उसके क्रम को ध्यान में ना रखा जाए तो, ठीक है। आगे देखें, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, ये आपको nवां पद दिया गया, यानी nवां पद an की वैल्यू की दी गई है 8 माइनस के 3n। अब आपसे पूछा गया इसका तीसरा पद ज्ञात क्या होगा, तो तीसरे पद के लिए n की जगह पे 3 लगा दो, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसमें गुणा में n की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देख लो कितना आ रहा है, 8, 3 तरह का 9, 9 में से 8 जाएगा, 8 में से 9 जाएगा, -1 बचेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1। देखा, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, जब दो त्रिभुज हो जिनमें कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है हमेशा, या समान होता है। तो यहाँ लिख देंगे बराबर होता है, चाहे बराबर लिख दो चाहे समान लिख दो, ठीक। तो ध्यान रखें कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो हमेशा बराबर होता है। आगे देखें, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु समान अमाप होना आवश्यक नहीं, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये कथन लिखा गया है, ये समरूप आकृति का लिखा गया, तो यहाँ लिख देंगे समरूप। क्योंकि समरूप आकृति के कथन में बोला गया है कि ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो, अमाप समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब कोई आवश्यक नहीं, तो ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है, तो ये यहाँ पर भर देंगे समरूप। आगे देखा, इस एपी का 10वां पद लिखना है, कितना पद लिखना है, 10वां पद, तो हमने बताया था 10वां पद लिखते हैं तो क्या होता है, 10वां पद बराबर a प्लस 1 कम कर दे 9d, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 9d, ठीक। आगे देखें, चेक करना है कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो यहाँ पर देखो समांतर श्रेणी देखते हैं। अगला पद यदि ये -4 मान है तो इससे पहले वाला पद कितना हो जाएगा, 4, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -8। अब देखो अगला पद यदि ये वाला 4 मान है, इससे पहले वाला पद कितना हो जाएगा, -4, तो यहाँ -4 लगा दो। अब जब सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस के 4 कितना आ जाएगा, 8। तो देखो ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, तो ये समांतर श्रेणी क्या है, नहीं, यानी असत्य है, यानी यहाँ क्या लिख देंगे, असत्य, यानी कि ये समांतर वैसे भी दिख रही है। यहाँ पर देखो 4 से -4 पे गए और फिर से ये 4 पे आ गया, तो देखो प्लस से माइनस पे आए, माइनस से फिर से प्लस पे आए, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसीलिए अपन क्या कह देंगे, ये असत्य है। और वैसे चेक करो तो वैसे भी चेक कर सकते हैं। देखो आगे देखा, ये एक द्विघाती समीकरण नहीं है, क्योंकि इसपे जो x की जो घात है वो 1 है, रैखिक समीकरण है, द्विघाती समीकरण नहीं है, तो इसीलिए ये भी क्या है, असत्य है, ठीक। आगे देखो, एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, बिल्कुल सही है। अभी ऊपर ही स्टेटमेंट लिख के आए, ये संगत भुजाओं का या कोण का दिया गया, समरूप, सत्य है, सत्य है। यानी कि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर, यानी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों के बराबर होंगे तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप, तो वो सही बोल रहे हैं। आगे देखा, 1/√2 1/√2 एक परमेय संख्या असत्य है, ये तो आपके में सवाल ही है, एक सिद्ध कीजिए 1/√2 अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय है, परिमेय नहीं है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, ये असत्य। आगे देखिए, किसी बहुपद ये का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उस ग्राफ के उतने ही शून्यक होते हैं, बिल्कुल सही है, सत्य।
यानी कि कोई ग्राफ ऐसे बनाएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, तो जितने जगह यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही शून्य बनते हैं, यही बात इसमें बोली गई है, तो ये सही बोल रहे हैं यानी सत्य है। आगे देखें, द्विघात समीकरण इतने का विभक्त कर 8 है। देखते हैं विभक्त कर का सूत्र कितना होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी की वैल्यू कितनी चल रही है, -4, तो यहाँ लिख देंगे -4, 4 गुणा ए का मान कितना चल रहा है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, सी का मान कितना चल रहा है 3, 3 लिख देंगे, 4 का वर्ग करेंगे 16, 8 दू 4 दूनी 8, 8 3 24, तो यहाँ आ जाएगा -24। अब 24 16 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे -8, और देखो यहाँ पर क्या है +8 है, तो इसीलिए ये असत्य है। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं कि इतने का जो विभक्त कर है वो -8 होगा, ना कि +8, तो इसीलिए क्या है असत्य है। आगे देखें, अब आपकी जोड़ी है, इसमें देखो इतने का और इतने का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम की एक कंडीशन होती है, अगर दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या जो है बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग जा रहा है। देखो 27 का अगर इसमें भाग देंगे तो पूरी तरीके से जा रहा है, क्योंकि 27 3 81 होते हैं, तो ये बड़ी संख्या ही एलसीएम बन जाती है, तो यानी इसका क्या है 81 एलसीएम है। एलसीएम कितना 81, 81 देखो ये लगा है जी, ऑप्शन सही है। इसका नंबर कितना है जी। इसकी देखो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है 1, ये देखो ये 1 है। इसमें देखो यदि इस समीकरण में x का मान 0 कर दें, यानी कि यहाँ पर आप क्या करते हैं 0, तो y का मान कितना हो जाएगा, आप देखो x प्लस 2y प्लस के 3 बराबर 0 में x का मान क्या कर दिया 0। अगर हम ये भी 0 कर दें तो इसका y का मान कितना आ जाएगा, ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा -3, और ये गुणा में इधर जाएगा हो जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा -3/2। ठीक, तो देखो ये रहा द्विघात समीकरण इतने के मूल। देखो किसी के भी मूल ज्ञात करने होते हैं तो आप क्या करेंगे उसके गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर x² माइनस 1 का b² कर सकते हैं। देखो a² माइनस b² बन रहा है, तो एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो घटा दो। अब जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू +1 आ जाएगी। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि इस समीकरण के जो मूल होंगे वो +-1 होंगे, -+1 होंगे या +-1। ठीक, आगे देखें, ये रहा इसका बहुपद इतने कि शून्यकों का योगफल। अब देखो शून्यकों का योगफल के लिए क्या होता है -b/a होता है, यानी कि -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। देखते हैं, माइनस हमने ये लगा दिया, x का गुणांक कितना है -2 है, तो यहाँ आ जाएगा -2, और बटे में x² का गुणांक यहाँ 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2, यानी कि आपका इसकी ऊटी 2 है। इसमें कहीं 2 है नहीं है, इसमें एक मिस प्रिंटिंग हो गई है, नहीं तो 2 कहीं ना कहीं लिखते। देखते अभी सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग कैसे होते हैं समरूप होते हैं, तो यहाँ समरूप आ जाएगा। अब आप मैच कर लो इसकी, देखो इस वाले की कौन सी है, इस वाले की ये है, और इस वाले की कौन है 1 है, 1 ये रही। ठीक, और इस वाले की देखो ये रही, और इस वाले की कौन सी ये रही ऑप्शन, और इस वाले की कहीं है ही नहीं है। चलो इस वाले की कहाँ है, इस वाले की देखो ये रही, ये नहीं ये नहीं है, ये आपका नहीं है। इस वाले की ये रहे। ठीक, इस वाले की ये रही। ठीक, और इस वाले का कहीं है नहीं है, तो आप इसको यहाँ बना सकते हैं, इसको हटा के यहाँ 2 लिख दो और इसको मैच कर दो। ठीक है, मैंने हर एक के सामने लिख दिया किसका कौन सा सही है। अगर ऐसे मैच समझ में नहीं आया तो देखो हर एक के सामने उत्तर लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे देखें, इसमें बोला गया है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ p ऑफ x के शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या हम देखेंगे x अक्ष पे कोई ग्राफ कहीं कट कर रहा है नहीं है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है 0 है। एक्स अक्ष पे ग्राफ जितनी जगह कट करता है प्रतिच्छेद करता है उतने ही शून्यक बनते हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी है 0, तो आंसर में 0 है इधर। आगे देखें, यदि 5 पेंसिल का मूल्य 60 रुपए है, तब इसके लिए रैखिक समीकरण लिखिए। तो देखो
अपन को यहाँ थोड़ा मानना पड़ेगा। क्या लिख रहे हैं? माना कि एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य मान लिया ₹X, ठीक, और एक पेंसिल का मूल्य, और एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य मान लिया ₹22, ठीक। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? अगर एक पेंसिल 1x की है तो एक पेंसिल नहीं, एक पेन यदि ₹1 की है, देखो एक पेन यदि 1x की है, रुपए भी नहीं है, 1x है, अगर हम एक पेन को 1x माने, 1x रुपए की, तो दो पेन कितने की हो जाएंगी? 2x की। ऐसे एक पेंसिल 1y की है तो पांच पेंसिल कितने की हो जाएंगी? 5y की। और दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल खर्चा कितना आ रहा था? ₹60, तो यहाँ आ जाएगा ₹60 लिख देंगे, जो कि अभीष्ट रैखिक समीकरण है, ठीक। इस तरीके से ये आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? नहीं, यानी कि सारे समद्विबाहु त्रिभुज जो है ना वो समरूप नहीं होते। आगे देखिए, एक रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x का मान 2 मान है, y का मान 5 मान है, तो m का मान कितना होगा? देखते हैं। y बराबर कितना है? mx प्लस 3 है, तो देखो y का मान यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे, m गुणा x का मान कितना है? -2, तो यहाँ लिख देंगे -2 और +3। अब ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? माइनस के, तो यहाँ 5 - 3 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2 है, तो 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 2, यहाँ -2 है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 5 है, गुणा में इधर जाए कम हो जाएगा भाग में, तो 2/-2 कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा? m का मान -1, ठीक। तो यहाँ पर जो आंसर है कितना है? -1, यानी उत्तर कितना है? -1, ठीक। अरे -1, ठीक है। आगे देखिए, संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो देखो 5005 के पहले गुणनखंड कर लेंगे, सीधा सीधा 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 0 0 1, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौको 28 बचे 2, 7 3 21, 11 से कट रहा है, 11 एकम 11 बचे 3, 11 3 33, फिर 13 से कट रहा है 1। अब लिख दो यहाँ 5005 के कितने? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, इस तरीके से आपका आंसर होता है। आगे देखें, इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, नहीं पदों की संख्या पूछी है, तो देखो यहाँ पर देखो समांतर श्रेणी में ये अंतिम पद दिया है, अंतिम पद को क्या कहते हैं? an। तो आपको दिया गया है an बराबर 41। अब an का फॉर्मूला होता है a + n-1 और d बराबर में 41, तो यहाँ a का मान कितना चल रहा है? 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 प्लस के n-1 गुणा में d का मान देख लो, 5 से 7 पे गए मतलब 2 बढ़ गया, 7 से 9 पे गए मतलब 2 ज्यादा बढ़ गया, मतलब हर बार 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर d का मान भी कितना चल रहा है? 2 चल रहा है, बराबर 41। यहाँ पर ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? माइनस का, तो अपना क्या बनेगा? n-1 गुणा में 2 और बराबर में 41 में से 5 माइनस हो जाएंगे। अब 41 में से 5 माइनस होंगे तो आ जाएंगे 36, तो यहाँ बचेगा n-1 गुणा में 2, ठीक। 2 गुणा में इधर आएंगे क्या हो जाएंगे? भाग में, तो यहाँ आ जाएगा 36/2 बराबर कितना है? n-1, 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 18, और यहाँ आ जाएगा n-1। n बराबर ये माइनस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? प्लस का, प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 19। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पदों की संख्या है, यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? 19 है, ठीक। तो उत्तर में कितना आ जाएगा? उत्तर में आप भर सकते हैं n में 19, ठीक। इस तरीके से आपकी ओटी होती है। आगे का जो लेक्चर है वो अगले वीडियो में आपको करवाया जाएगा।